हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार आईएएस मेनिया में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है? और आज पहली क्लास हम लोग पढ़ चुके थे। हम हड़प्पा के बारे में हम लोग दूसरी क्लास में हम लोग इंटर लेने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज़ छूट गया था, ठीक है? तो हड़प्पा क्लास का आज हम लोग सेकेंड पार्ट शुरू करते हैं और शुरू यहाँ से करते हैं। हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पाई समाज के बारे में, यानी कल जहाँ मैंने पढ़ाकर छोड़ा था उसके आगे से ये क्लास शुरू हो रही है, ठीक है? तो हड़प्पाई समाज के बारे में हम लोग जानते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन यूपीएससी हो या बीपीएससी हो या यूपी पीसीएस हो, यहाँ से सवाल थोड़ा सा अंदर से पूछता है, ठीक है? तो हम लोग शुरू करते हैं हड़प्पाई समाज। तो हड़प्पाई समाज कैसा था, आखिर उसका स्वरूप कैसा था, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो समाज जो था बहुवर्गीय समाज था, ठीक है? समाज जो था एक वर्ग नहीं था, बहुवर्गीय समाज था। यानी समाज में टोटल 3 वर्ग थे। कौन कौन थे? एक है उच्च वर्ग, अगला है मध्य वर्ग और तीसरा है निम्न वर्ग। इसको विभाजित कैसे किया गया? तो इस टाइप से किया गया, क्योंकि देखिए एक जगह मिला है, वहां पर जो दुर्गीकृत जगह मिला है, जहां पर वहां पर 8 से 10 रूम का यानी 8 से 10 कमरे का घर टाइप का मिला हुआ है। तो उसको बोल दिया गया कि ये लोग उच्च वर्ग के लोगों के लिए घर होगा, क्योंकि कमरा कितने थे? 8 से 10। मध्य वर्ग, इसमें 2 से 3 कमरा वाले रूम मिले हैं, ठीक है? जो घर मिला है उसमें 2 से 3 कमरा है, तो उसको मान लिया गया कि इसमें मध्यम वर्ग रहते होंगे, यानी मिडिल क्लास इसमें रहते होंगे। और एक मिला है जिसमें सिर्फ एक ही रूम है, तो उसको निम्न वर्ग माना गया, ठीक है? यानी जो गरीब लोग रहते थे वो यहाँ पर रहते थे। तो जो समाज कैसा था? तो बहुवर्गीय समाज था, 3 वर्गों में बटा हुआ था, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग। और हम लोग समझ लिए कि कैसे हम लोग उच्च वर्ग को मतलब कैसे हम लोग डिफाइन किए, मध्य वर्ग को कैसे किए और निम्न वर्ग को कैसे किए, ठीक है? क्योंकि रूम के हिसाब से, क्योंकि घर जो बहुत बड़े बड़े घर होते थे जिसमें 10 से 12 कमरे हैं वो उच्च वर्ग में, 2 से 3 कमरे वाले मध्यम वर्ग में और निम्न वर्ग में सिर्फ एक ही कमरा मिला हुआ है, ठीक है? तो हम लोग क्या समझे कि समाज कैसा था? तो बहुवर्गीय समाज था, ठीक है? और ये जो विभाजन है वो विभाजन आय के आधार पर किया गया है। यानी हड़प्पाई समाज का विभाजन किसके आधार पर किया गया है? तो आय के आधार पर, यानी इनकम के आधार पर, ठीक है? चलिए अगला पॉइंट, मात्र देवी की मूर्तियों के आधार पर हड़प्पाई समाज का स्वरूप मात्र सतात्मक था, ठीक है? ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम में आता है कि हड़प्पाई समाज कैसा था? मात्र सतात्मक समाज था। क्यों? क्योंकि मात्र देवी की बहुत सारी प्रतिमा मिली है, बहुत सारी मूर्ति मात्र देवी की ही मिली है। उसी से अंदाजा लगाया गया कि ये समाज जो रहा होगा मात्र सतात्मक समाज रहा होगा, पितृ सतात्मक नहीं, मात्र सतात्मक समाज। अभी भी भारत के कुछ 1-2 क्षेत्र हैं जहाँ का जो समाज है वो मात्र सतात्मक समाज है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि वो कौन सा समाज है, ठीक है? चलिए अगला हम लोग देखते हैं नस्ल। अब नस्ल क्या है वहां के? तो नस्ल में हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ से यूपीएससी में सवाल पूछा गया है और आने वाली संभावना बनती है कि पीसीएस में भी यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है? तो नस्ल कैसे, यानी हड़प्पावासी का नस्ल क्या था? तो भूमध्य सागरीय नस्ल के लोग की बहुलता थी, पहला। यानी हड़प्पा में भूमध्य सागरीय लोगों की बहुलता थी, यानी भूमध्य सागरीय लोग रहा करते थे, पहला। दूसरा है मंगोलायड, ठीक है? तो मंगोलायड नस्ल के भी लोग हड़प्पा सभ्यता में मिले हैं, ठीक है? तो 2 नस्ल हो गया, भूमध्य सागरीय नस्ल और मंगोलायड। ये हड़प्पा सभ्यता में ये 2 नस्ल के लोग मिले हैं। अगला है निग्रिटो, जिसको निग्रेटो या निग्रिटो बोलते हैं। ये अनुपस्थित है, यानी निग्रिटो का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से नहीं मिला है, तो इसको हम लोग कट कर देते हैं, यानी ये दोनों सही है। तो हड़प्पाई समाज से 2 नस्ल मिला है, एक भूमध्य सागरीय नस्ल के लोग रहते थे और दूसरे मंगोलायड नस्ल के लोग रहते थे। और निग्रिटो नस्ल के लोग अनुपस्थित थे, क्योंकि वहां पर साक्ष्य नहीं मिला हुआ है, तो इसको हम लोग कट कर दिए, ठीक है? तो इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ से सवाल स्टेटमेंट में पूछ सकता है और पूछा हुआ भी है, ठीक है? अगला पॉइंट देखिए, लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। लोग कैसे थे? वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों थे, यानी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग थे। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हल्दी और बैंगन इत्यादि सब्जियों का श्रेय हड़प्पावासियों को दिया गया है। हल्दी और बैंगन, समझ रहे हैं ना आप लोग? जो हल्दी और बैंगन और भी बहुत सारी सब्जी है उसका श्रेय हड़प्पावासियों को दिया गया है, क्योंकि वहां से साक्ष्य मिला है। और साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो बालू नामक एक जगह है हरियाणा में, बालू से इसका साक्ष्य मिला हुआ है, ठीक है? तो बालू नामक जगह कहाँ है? हरियाणा में। यूपी पीसीएस ये सवाल पूछा हुआ है, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं हम लोग वस्त्र में आ जाते हैं, वो लोग कैसा वस्त्र पहना करते थे। तो मोहनजोदड़ो से सूती तथा ऊनी कपड़ा का साक्ष्य मिलता है।
यानी मोहनजोदड़ो से सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र के चर्चा मिलता है। ठीक है, अब मनोरंजन देख लेते हैं कि आखिर लोग मनोरंजन क्या करते होंगे। जैसे हम लोग कैसे मनोरंजन के लिए बहुत सारे खेल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, और आजकल तो आधुनिक युग में हम लोग आ गए हैं तो टीवी देखते हैं, हाथ में मोबाइल आ गया है, लेकिन उस समय तो ये लोगों के पास मोबाइल टीवी ये सब नहीं होगा। तो आखिर ये लोग टाइम पास कैसे किया करते थे वो हम लोग देखते हैं। तो मनोरंजन शिकार करना, मछली पकड़ना, लोथल से हमें चौसार, लोथल से हमें चौसार का साक्ष्य मिलता है, और ये चौसार कुछ नहीं बल्कि शतरंज है। तो चौसार या शतरंज का साक्ष्य हमें लोथल से मिलता है। ठीक है, और नृत्य वादन ये सब था उस समय, नृत्य करना, गाना बजाना ये सब ये लोग किया करते थे। ठीक है, तो ये मनोरंजन हो गया। अब हम लोग आगे आते हैं अर्थव्यवस्था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अर्थव्यवस्था में हम लोग आते हैं, देखिए अर्थव्यवस्था हो गया, अर्थव्यवस्था में एक कृषि पहला, दूसरा है पशुपालन, तीसरा है शिल्प उद्योग, और चौथा है वाणिज्य व्यापार। 4 प्रकार के हैं। ठीक है, तो कृषि और पशुपालन ध्यान रखिएगा, ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अंग है। तो कृषि और पशुपालन किस व्यवस्था का अंग है? तो ग्रामीण, क्योंकि एग्रीकल्चर और जो हम लोग जानवर पालते हैं, ज्यादातर आजकल गांव में ज्यादा खेती गांव में ही होती है, और पशु को हम लोग गांव में ही पालते हैं। तो ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अंग है। और ये है शिल्प उद्योग और वाणिज्य व्यापार, जिसको बिजनेस बोलते हैं, तो ये नगरीय अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। ठीक है, तो कृषि पशुपालन ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था का हिस्सा है, और शिल्प उद्योग और वाणिज्य व्यापार ये नगरीय अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। ठीक है, यानी हड़प्पा के लोग गांव और शहर, यानी ये लोग गांव से शहर आते थे और शहर से गांव आते थे। जैसे आजकल कैसे होता है, गांव से कोई सामान लेकर शहर आता है, बेचता है, और शहर से बहुत सारे चीजों खरीद कर गांव में ले जाता है। उसी टाइप से उस समय हड़प्पा सभ्यता में भी ये सब हुआ करता था। ठीक है, अब आ जाते हैं एग्रीकल्चर, कृषि, यानी कृषि कैसी रही होगी उस समय। तो हड़प्पवासी कई प्रकार के कृषि करते थे, खेती जो है बहुत सारे प्रकार के करते थे। अब फसल देख लेते हैं कौन कौन सा फसल का साक्ष्य मिला है। तो फसल में होगा जौ हो गया, गेहूं हो गया, धान हो गया, बजरा हो गया, रागी हो गया, कपास हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, और भी सारी मतलब फसल के साक्ष्य मिले हैं। देख लीजिए, जौ, गेहूं, धान, बजरा, रागी, कपास, चना, सरसों, ये सब का साक्ष्य मिला है। अगला पॉइंट है कालीबंगन से एक ही समय 2 फसलों का साक्ष्य मिला हुआ है। कालीबंगन एक जगह है राजस्थान में, वहां से एक ही समय में 2 फसल का साक्ष्य मिला है, और कौन कौन? चना और सरसों का, ध्यान रखिएगा। तो चना और सरसों 2 फसलों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ये तो कालीबंगा से मिला है, जो राजस्थान में पड़ता है। हड़प्पवासी लकड़ी के हल से खेती करते थे। खेती किसके हल से करते थे? लकड़ी के हल से। क्यों? तो ये डाउट आएगा मन में, क्यों लकड़ी के हल से करते थे? क्योंकि अभी लोहा की खोज नहीं हुई है, इसीलिए वो लोग लकड़ी के हल से खेती किया करते थे। बनवाली जो हरियाणा में पड़ता है, यहाँ से हल की आकृति का खिलौना मिला है। बनवाली एक जगह है हरियाणा में, यहाँ से हल की आकृति का एक खिलौना मिला हुआ है। ठीक है, हल रेखा के चिन्ह के निशान को फ्यूरो कहते हैं। यूपीएससी सवाल दागा हुआ है, ये पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। हल रेखा के जो चिन्ह और निशान मिला है उसको क्या बोलते हैं? फ्यूरो बोलते हैं, FURROW। तो इसको याद रखिएगा, कभी भी सवाल ये सब आ सकता है। ज्यादातर एनडीए सीडीएस में चांस रहता है कि ऐसा सवाल आ जाता है। ठीक है, अब देखते हैं खाद्यान्न अधिशेष। खाद्यान्न अधिशेष यानी उस समय क्या खाद्यान्न अधिशेष था या नहीं, जिसको फूड सरप्लस बोला जाता है। तो हड़प्पा से अन्नागार का साक्ष्य मिला है, जिससे खाद्यान्न अधिशेष का पता चलता है। ठीक है, अब खाद्यान्न अधिशेष जिसको फूड सरप्लस कहा जाता है। अब मान के चलिए एक आदमी है, मान के चलिए हम हैं, मेरे पास सब चीज आ गया है, ठीक है, और बहुत ज्यादा मात्रा में आ गया। मान के चलिए हम चावल की खेती किए, ठीक है, यानी धान की खेती किए, जिसे चावल मिला। तो चावल को हम क्या करेंगे, मेरे पास बहुत ज्यादा आ गया, तो हम क्या करेंगे, खाने भर जितना होगा रख लेंगे, बाकी को क्या करेंगे, बेच देंगे। तो ये व्यापार वाणिज्य यहीं से शुरू हुआ। ठीक है, यानी फूड सरप्लस था। अन्नागार का साक्ष्य क्या दर्शाता है? फूड सरप्लस, यानी खाद्यान्न अधिशेष हड़प्पा सभ्यता में था। तो खाद्यान्न अधिशेष था तो क्या होगा, व्यापार वाणिज्य का विकास होगा। लोग व्यापार वाणिज्य करेंगे, क्योंकि जब बहुत ज्यादा जब सब चीज आ जाता है तो हम लोग अपने पास नहीं रखेंगे ना, जितने जरूरत होगा उतना रख लेंगे, बाकी को हम लोग मार्केट में बेच देंगे। ठीक है, तो उस समय फूड सरप्लस हड़प्पा सभ्यता में था। पशुपालन, पशुपालन के संबंध में जानते हैं हम लोग। पशुपालन में क्या क्या वो लोग पाला करते थे।
बैल हो गया, गाय हो गया, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, बिल्ली, ये पालतू पशु थे। यानी हड़प्पा सभ्यता में बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, बिल्ली ये सब पाला करते थे, जो कि इनका ये पालतू पशु था, पेट एनिमल था। अभी तक हड़प्पा से गाय का साक्ष्य नहीं मिला है, ठीक है। गाय का साक्ष्य वहां से मिला ही नहीं है, उसका कोई साक्ष्य नहीं मिला है गाय का। जीवाश्म और मूर्ति भी नहीं मिली है, बट गाय का अस्तित्व था, ठीक है। गाय का अस्तित्व था क्योंकि वहां के मोहरे पर मोहर जो होते थे उसमें बैल के चित्र मिला हुआ है। तो बैल के चित्र आखिर आया कहाँ से? गाय होगी तब तो बैल होगा, लेकिन मतलब साक्ष्य अभी तक नहीं मिला है, लेकिन गाय का अस्तित्व था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, शेर का साक्ष्य भी हड़प्पा सभ्यता से नहीं मिला है अभी तक, इसको ध्यान में रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता एक अश्व केंद्रित सभ्यता नहीं थी। अश्व केंद्रित का मतलब घोड़ा, यानी हड़प्पा सभ्यता में घोड़ा नहीं है, घोड़ा का साक्ष्य भी नहीं मिला है, मिलेगा उत्तर हड़प्पा काल से। घोड़ा का साक्ष्य मिला है पर वह उत्तर हड़प्पाई चरण से मिला है, बल्कि हड़प्पा चरण से घोड़ा का साक्ष्य नहीं मिला हुआ है, ठीक है। सुरकोटदा याद रखिएगा, सुरकोटदा जो गुजरात में है, और राना घुंडी एक पाकिस्तान में जगह है, यहाँ से घोड़े की हड्डी मिली है। सुरकोटदा और राना घुंडी यहाँ से घोड़े की हड्डी मिली है, ये उत्तर हड़प्पा काल में मिला हुआ है ये, ठीक है। अब कुछ जंगली पशु भी वो लोग पाला करते थे, देख लेते हैं। जंगली पशु में बाघ हो गया, गेंडा हो गया, हाथी हो गया, मगरमच्छ हो गया, ये सब वो जंगली पशु पाला करते थे, जिसका साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से मिलती है, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला है शिल्प उद्योग। शिल्प उद्योग हम लोग देख लेते हैं कि वहां का शिल्प उद्योग कैसा था। तो हड़प्पा वासी कई प्रकार के शिल्प में निपुण थे, यानी कई प्रकार के शिल्प में वे निपुण थे, ठीक है। यानी शिल्प उस समय शिल्प जो उद्योग होता था बहुत ज्यादा होता था। अब एक तरफ हम लोग देख लेते हैं शिल्प है और एक तरफ केंद्र है, ठीक है। तो शिल्प में हम देख लेते हैं, पहला है मनका। मनका जिसको बोलते हैं गहना, हार, अंगूठी, ये पत्थर, सोना, चांदी, तांबा इत्यादि से बनता था। ये चौहंदरो से मिला है, जो पाकिस्तान में है, वो शिल्प का केंद्र चौहंदरो था, पाकिस्तान में पड़ता है। यानी कह सकते हैं कि वो एक तरह से आज का मैनचेस्टर था वो चौहंदरो, ठीक है। दूसरा है चूड़ी निर्माण। चूड़ी निर्माण ये कलिबंगन से मिला है, राजस्थान से चूड़ी का निर्माण का फैक्ट्री मिला हुआ है। फैक्ट्री कहने का मतलब जहां बनता था, ठीक है, आज के जमाने में हम फैक्ट्री बोल दिए। तीसरा है शंख से संबंधित वस्तु, जो शंख होता था बजाने वाला, वो लोथल गुजरात से मिला हुआ है। पाषाण उपकरण यानी पत्थर के उपकरण जो है वो दो जगह, एक है सुक्कुर और एक है लीवान, ये दोनों है पाकिस्तान में, यहाँ से पाषाण उपकरण मिला हुआ है, ठीक है। हड़प्पावासी को लोहे का ज्ञान नहीं था, बट सोना, चांदी, तांबा, कांसा ये सब का ज्ञान इनको था, लेकिन लोहा का ज्ञान हड़प्पावासी को नहीं था। अब वाणिज्य व्यापार हम लोग देख लेते हैं, वाणिज्य व्यापार कैसा था उस समय में। वाणिज्य व्यापार में दो आता है, एक होता है आंतरिक और एक होता है बाह्य, यानी आंतरिक व्यापार और बाहरी व्यापार। तो आंतरिक व्यापार कहाँ से कहाँ तक होगा? तो आंतरिक व्यापार गांव से शहर के बीच होगा। हम पहले ही बताया कि गांव से लोग शहर आते थे और यहाँ पर व्यापार अपने सामान को यहाँ पर बेच देते थे, क्योंकि यहाँ पर फूड सरप्लस बहुत ज्यादा था। तो हड़प्पा के नगरों के मध्य व्यापार का प्रचलन था, यानी गांव से लोग नगर, ठीक है, और नगर से गांव, ये लोग व्यापार वाणिज्य किया करते थे। ये आंतरिक हो गया। बाह्य में देखिएगा, बाह्य में हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच व्यापार वाणिज्य चलता था, जो बाहरी है। और दूसरा हड़प्पा और अफगानिस्तान के बीच मतलब जो व्यापार होता था वो बाह्य व्यापार चलता था। तो बाह्य व्यापार दो है, बाह्य यानी बाहरी, एक हड़प्पा और मेसोपोटामिया, और दूसरा हड़प्पा और अफगानिस्तान से ये लोग व्यापार किया करते थे। अब बाह्य व्यापार हम लोग देख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा। बाह्य व्यापार में क्या क्या होता था? तो एक आयात है और एक क्षेत्र है। क्या क्या आयात करते थे? तांबा, तांबा कहाँ से आयात करते थे? तो खेतड़ी और बलूचिस्तान से, दो जगह से तांबा आयात करते थे, खेतड़ी और बलूचिस्तान। चांदी, चांदी जो है अफगानिस्तान और मेसोपोटामिया से चांदी का आयात किया करते थे। सोना, सोना जो है कोलार जो कर्नाटक में, वहां से सोना आयात करते थे। और बहुत सारी हिमालयन की नदियां थी, वहां से भी थोड़ा थोड़ा सोना इन लोगों को मिल जाता था। शंख, शंख जो है सौराष्ट्र गुजरात से व्यापार किया करते थे। शंख का आयात जो करते थे वो सौराष्ट्र गुजरात से किया करते थे। अर्ध कीमती पत्थर, जिसको हम लोग लाजवर्द पत्थर भी बोलते हैं, ये बदस्खा जो अफगानिस्तान में है, यहाँ से ये लोग इस क्षेत्र से आयात किया करते थे। लाजवर्द या अर्ध कीमती पत्थर बदस्खा से किया करते थे, जो अफगानिस्तान में है, ठीक है। और निर्यात क्या क्या करते थे? तो दो चीज है, एक मनका है और एक मुहर है, ठीक है। मनका और मुहर का ये लोग निर्यात किया करते थे,
देखिए हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग देख लेते हैं मुख्य व्यापारिक साझेदार, यानी इसमें मुख्य व्यापारिक साझेदार कौन थे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार जो होता था वो कहाँ से कहाँ तक होता था, यानी किसके साथ हुआ करता था। तो मेसोपोटामिया के साथ इन लोगों का व्यापार हुआ करता था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापारिक पार्टनर जो था वो कौन था, मेसोपोटामिया। ठीक है, तो मेसोपोटामिया के अभिलेख में हड़प्पा क्षेत्र का विवरण मिलता है कि इन दोनों में व्यापार हुआ करता था। यानी मेसोपोटामिया से जो अभिलेख मिला है उससे ये पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया दोनों के बीच व्यापार हुआ करता था। और ये अभिलेख कहाँ मिला है, ये यानी मेसोपोटामिया के अभिलेख मिला है। ठीक है, उससे पता चलता है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं यातायात के साधन देख लेते हैं। यातायात का साधन उस समय क्या था, तो पहला है स्थल मार्ग, यानी स्थल मार्ग से वो लोग किसका प्रयोग करेंगे, तो स्थल मार्ग यानी बैलगाड़ी। स्थल मार्ग के लिए बैलगाड़ी ही था, क्योंकि उस समय ट्रेन, बस, स्कूटर, मोटरसाइकिल, साइकिल इसका आविष्कार नहीं हुआ है। मोटरसाइकिल, ट्रेन इस सब का आविष्कार आधुनिक काल में होगा, लेकिन पहिए का उस समय आविष्कार नवपाषाण काल में हो गया था। तो पहिए का आविष्कार होने के चलते वो लोग बैलगाड़ी का प्रयोग किया करते थे। ठीक है, जल मार्ग भी था, तो जल मार्ग क्या चीज से जाएंगे, शिप तो था नहीं, तो नाव से जाएंगे, यानी नाव का प्रयोग वो लोग किया करते थे। लोथल और सुतका गेंडोर ये बंदरगाह थे, दो बंदरगाह उस समय फेमस थे, एक लोथल और एक सुतका गेंडोर। और एग्जाम के दृष्टिकोण से लोथल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बंदरगाह आता है तो लोथल ही आता है। ठीक है, तो बंदरगाह कौन कौन थे, तो लोथल और सुतका गेंडोर, इसको ध्यान रखना है। अब ध्यान रखिएगा, अगला पॉइंट है वस्तु की खरीद बिक्री विनिमय प्रणाली पर आधारित थी, यानी मुद्रा अर्थव्यवस्था उस समय नहीं था। यानी कोई भी वस्तु का जो खरीद बिक्री होता था वो विनिमय प्रणाली पर था, क्योंकि मुद्रा था नहीं, पैसा उस समय था नहीं। तो विनिमय प्रणाली ये चीज होता था कि एक चीज हम लोग देकर दूसरे चीज को ले लेते थे। ठीक है, यानी उसके पास जो है मेरे पास जो नहीं है, उसके पास जो नहीं है और मेरे पास है, तो आदला बदली हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो वही उनका खरीद बिक्री का संसाधन था। ठीक है, क्योंकि मुद्रा उस समय था नहीं। हड़प्पावासी आयात कम तथा निर्यात ज्यादा करते थे, यानी व्यापार संतुलन हड़प्पावासियों के पक्ष में था। हड़प्पावासी जो थे ये लोग आयात ज्यादा करते थे। ठीक है, नहीं आयात ज्यादा नहीं करते थे, निर्यात ज्यादा करते थे और आयात कम करते थे। ठीक है, और व्यापार संतुलन हड़प्पावासियों के पक्ष में था। क्योंकि आज से तुलना और हड़प्पावासी का तुलना करिएगा तो बहुत डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि आज क्या है, आज हम लोग बहुत सारे चीज को आयात करते हैं और निर्यात कम करते हैं। कुछ दिन पहले पहले जो है लगभग भारत और चाइना के बीच जो बिजनेस डीलिंग हुआ है, डील जो हुआ है 150 बिलियन डॉलर का, दोनों के बीच व्यापार हुआ है। लेकिन ये व्यापार जो पक्ष में रहा है, चाइना के पक्ष में रहा है, क्योंकि 95 बिलियन डॉलर का सामान हम लोग चाइना से खरीदे हैं और मात्र 25 से 30 बिलियन का सामान हम लोग चाइना को बेचे हैं। तो इससे क्या लगता है कि जो व्यापार जो था, संतुलन था, वो चाइना के पक्ष में है। लेकिन उस समय देखिए हड़प्पा कितना उन्नत था, इतनी उन्नत थी कि इसका व्यापार संतुलन इन्हीं लोगों के पक्ष में था। लेकिन आज भारत का स्थिति देख रहे हैं कितना खराब हो गया है, छोटे छोटे चीजों के लिए हम दूसरे देशों पर डिपेंड रहना पड़ता है। एग्जाम्पल तो आप लोग मोबाइल ही देख सकते हैं कि सबको एप्पल ही चाहिए, चाइना वीवो मोबाइल, फोटो खींचना है तो वीवो चाहिए, ओप्पो चाहिए, ये सब चाइनीज चीज है। भारत का मोबाइल कोई लेना नहीं चाहता है। इसका भारत का भी कारण है, क्योंकि यहाँ पर भारत में राजनीति हुई है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी चीज का निर्माण नहीं हुआ है। यहाँ पर ये भी बहुत सारे साइंटिस्ट भारत से हैं, लेकिन जाकर वो काम इंग्लैंड में कर रहे हैं, अमेरिका में कर रहे हैं। कारण इसका गवर्नमेंट का भी है, क्योंकि वो लोग सैलरी देकर खरीद ले रहा है और भारतीय गवर्नमेंट सैलरी देने में हिचकिचाती है। ठीक है, तो इसका ये भी कारण हो सकता है। तो आप लोग देख लिए कि व्यापार जो हड़प्पावासी का जो व्यापार संतुलन था वो हड़प्पावासी के पक्ष में था। लेकिन आज जो है, आज भारत का जो व्यापार संतुलन है ये भारत के पक्ष में नहीं है। तो अगर एग्जाम में ऐसा सवाल आता है तो आप लोग इसको भारत से जोड़ सकते हैं, करेंट से लिंक करके एग्जाम में मेंस में आंसर, राइटिंग में मेंस में ये जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नगर नियोजन। नगर नियोजन कैसा था, तो हड़प्पा का प्रसिद्धि का मुख्य कारण उन्नत और वैज्ञानिक नगर जीवन था। यानी इसका प्रसिद्धि का कारण था कि उन्नत और वैज्ञानिक तरीका से नगर नियोजन को बनाया गया था, यानी साइंटिफिक तरीका से नगर को बनाया गया था। कैसे नाली होगी, बगल में सड़क होगा, घर हम लोग ऐसा बनाएंगे कि धूल मिट्टी वहां से नहीं आएगी, यानी घर जो बनेगा मेन सड़क के बगल में बनेगा, उप सड़क की ओर बनेगा। तो यही है इनका उन्नत और वैज्ञानिक नगर जीवन था। साफ सफाई तथा बेहतर जल प्रबंधन भी इसका एक मुख्य खासियत था। कि साफ सफाई कैसे रखते थे, जल प्रबंधन के लिए कभी इन लोगों के पास संकट नहीं आया, यानी जल प्रबंधन का उत्तम व्यवस्था हड़प्पा सभ्यता में मौजूद था। ठीक है, इससे हम लोग यानी भारत के लोग इससे हड़प्पा सभ्यता से बहुत सारे सीख ले सकते हैं। लोग क्या, भारत को, सरकार को इसे सीखना चाहिए। यानी जो कानून बनाते हैं, जैसे बहुत सारे मंत्रालय हैं, बहुत सारे लोग मंत्रालय में अपना ऐश कर रहे हैं, कानून से उनको कोई मतलब नहीं है, लोग कैसे भी रहे हैं।
अभी न्यूज में आ रहा है अरावली पर्वत, जो अरावली पर्वत को कटाई को लेकर, यानी पर्वत जो 90 मीटर के जो नीचे का है उसको पर्वत नहीं माना जाए। तो ये सब बहुत सारे वो लोग को कुछ काम धाम है नहीं, बस खाली अपने जेब को भरना है, तो इसीलिए कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहते हैं हम। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं, इसकी विशेषताएं देख लीजिए, यानी हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं देख लेते हैं। अधिकांश नगर नदियों के किनारे होते थे। अधिकांश नगर जो होते थे नदी के किनारे होते थे। किनारे इसलिए होते थे क्योंकि उनको पानी की दिक्कत ना हो, ठीक है। पानी की दिक्कत जैसे रोजमर्रा की जिंदगी के लिए, दैनिक जीवन के लिए भी, तथा खेती करने के लिए भी, जो सिंचाई के लिए काम है, सिंचाई के लिए पानी की जरूरत होती थी और हड़प्पावासी खेती भी किया करते थे। इसीलिए वो लोग नदी के किनारे अधिकांश बस्तियां मिल जाएगी क्योंकि उनको पानी की तकलीफ ना हो, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं, जैसे देख लेते हैं हम लोग दुर्ग। एक दुर्ग नगर हुआ करता था, ठीक है। दुर्ग नगर होता था, ये होता क्या था, पहली बात, ये दुर्ग नगर चारों ओर दीवार से घिरा होता था। दुर्ग नगर जो होता था चारों ओर से दीवारों से ये घिरा होता था। लेकिन एक अपवाद है, चुहुंदड़ो। चुहुंदड़ो एक पाकिस्तान में जगह है, वहां का जो दीवार से घिरा हुआ दुर्ग नहीं मिला है, ठीक है। वैसे जहां से भी दुर्ग नगर मिला है वो चारों ओर दीवार से घिरा हुआ मिला है, ठीक है। सामान्यतः यहाँ शासक वर्ग रहते होंगे, इससे अंदाजा ये लगाया जाता है कि यहाँ पर शासक वर्ग रहते होंगे, ठीक है। सार्वजनिक भवन यहीं पर बने होते थे, जैसे अन्नागार, यानी जो सार्वजनिक भवन था वो यहीं पर बना हुआ था। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं अन्नागार, ठीक है। एक है निचला शहर, एक दुर्ग शहर हो गया और एक निचला शहर, ये आम लोग रहते होंगे, यानी इससे अंदाजा लगाया जा सकता है निचला शहर को कि यहाँ पर आम लोग रहते होंगे, यानी कॉमन पीपल यहाँ पर रहते होंगे। ये दुर्गकृत नहीं होता था, बट ये निचला शहर जो था ये दुर्गकृत नहीं होता था, और दुर्ग नगर जो ऊपरी शहर था वो दुर्गकृत हुआ करता था, ठीक है। लोथल, कालीबंगा और बनवाली ये निचले शहर के अंतर्गत आते थे, ध्यान रखिएगा। लोथल, कालीबंगा और बनवाली ये निचले शहर के अंतर्गत आते थे। इसका निचला हिस्सा भी दीवार से घिरा था। लोथल, कालीबंगा और बनवाली ये निचले शहर थे, लेकिन इनका जो दुर्ग है, ये जो निचला शहर है, ये दुर्ग से घिरा हुआ मिला है। तो ये 3 अपवाद हैं, तो इसको याद रखिएगा, एग्जाम में ये सवाल पूछा हुआ है स्टेटमेंट करके, ठीक है। और आगे भी संभावना बनती है कि ऐसे सवाल एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। सड़क देख लेते हैं कि उस समय सड़क की व्यवस्था क्या थी। तो जो सड़क बने होते थे ये ग्रिड या जाल जैसा दिखता था। सड़क कैसा दिखता था, ग्रिड प्रणाली या जाल के जैसा दिखता था, इस टाइप के। मुख्य सड़क लगभग 10 मीटर तक चौड़ी होती थी। मुख्य सड़क जो था, मेन रोड, ये 10 मीटर तक चौड़ा हुआ करता था, ठीक है। ढलाव होता था ताकि पानी निकल सके, और सड़क जो बना होता था हल्का सा ढलाव होता था। इसलिए ढलाव होता था क्योंकि पानी पड़ेगा तो वहां पर जमा नहीं रहेगा, पानी धीरे धीरे निकल जाएगा, इसीलिए ये ढला हुआ करता था। सड़क एक दूसरे के 90 डिग्री के समकोण पर काटती थी। सड़क जो है एक दूसरे को 90 डिग्री के समकोण पर, यानी समकोण पर काटती थी। इससे ये लगता है कि वो लोग सड़क भी बनाए होंगे तो साइंटिफिक तरीका से। कितना अच्छा चीज बना है। हमारे गवर्नमेंट को इससे सीख लेना चाहिए कि हम लोग को सड़क कैसे बनाना चाहिए। आजकल वो देख रहे हैं कि सड़क कैसे बन रहा है, सड़क बन रहा है, 10 दिन में पता चला कि सड़क ही गायब हो गया वहां से। तो ये सब कालाबाजारी का धंधा यहाँ पर आ चुका है, लेकिन उस समय ये लोग वैज्ञानिक तरीका को अपनाया करते थे, ठीक है, हड़प्पावासी। अब हम लोग भवन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। भवन ये 3 प्रकार के मिले हैं, यहाँ से भवन हड़प्पा से 3 प्रकार के भवन मिले हैं। पहला है सार्वजनिक भवन, दूसरा है कर्मकांडीय भवन और तीसरा है आवासीय भवन। तो सार्वजनिक भवन में अन्नागार आ जाएगा और सभागार आ जाएगा, जहां पर सभा हुआ करते थे, और अन्नागार जहां पर अन्न को, अनाज को रखते थे। कर्मकांडीय भवन मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहद स्नानागार, यानी मोहनजोदड़ो से एक बहुत ही बड़ा स्नानागार मिला है। इससे विज्ञान मतलब जो उत्खनन करता है, इससे ये अंदाजा लगाते थे कि वो लोग कोई खास फेस्टिवल पर, त्योहार पर इस स्नानागार का प्रयोग वो लोग किया करते थे, ठीक है। और आवासीय भवन हो गया जहां पर रहा करते थे वो लोग, ठीक है। तो भवन हम लोग देख लिए। अन्नागार के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। अन्नागार है एक, अन्नागार आखिर किस लिए बनाया होगा, मैंने किस लिए वो लोग अन्नागार को बनाए होंगे। तो पहला है खाद्यान्न अधिशेष, यानी फूड सरप्लस, यानी उन लोग के पास खाने के अलावा बहुत सारे चीज बच जाते होंगे, इसीलिए वो इकट्ठा एक जगह रख देते होंगे, इसलिए वो बनाए थे। और दूसरा है कर संग्रहण, संभवतः अन्न खाद्यान्न के रूप में दिया जाता होगा, यानी वो लोग जो टैक्स देते थे, तो टैक्स हो सकता है कि वो अनाज के रूप में ही टैक्स दिया करते थे, इसीलिए वो बनाए थे। क्योंकि उस समय तो रुपया पैसा था नहीं कि टैक्स के रूप में वो लोग रुपया और पैसा देंगे, उनके पास खाद्यान्न था यानी अनाज ही था, तो हो सकता है कि कर के रूप में वो अनाज को ही दिया करते होंगे, ठीक है। देखिए, बटन और फ्लश टॉयलेट का प्रयोग पहली बार हड़प्पा के लोगों ने किया था, ये इंपॉर्टेंट है।
यानी पहली बार जो बटन जो हम लोग शर्ट में लगाते हैं, तो बटन और फ्लश टॉयलेट, जिसको अंग्रेजी टॉयलेट भी कहा जाता है, ये पहली बार प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोग करते थे। जहाँ तक अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज भी भारत के लगभग 90% घरों में भी ये फ्लश टॉयलेट आज नहीं होगा, लेकिन उस समय हड़प्पा सभ्यता से इसकी साक्ष्य मिलती है। ठीक है, यहाँ पर नालियाँ पकी हुई ईंटों की बनी होती थी। यहाँ की नालियाँ जो थी, हड़प्पा की नाली जो बनी हुई थी, वो पकी हुई ईंटों की बनी हुई थी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। अब देखिए क्या सीखना चाहिए हम लोग को, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोगों से हम लोग को क्या सीख लेनी चाहिए, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक नगर नियोजन का पालन करना चाहिए। पहला बात यह है कि हम लोग को वैज्ञानिक नगर नियोजन का पालन करना चाहिए। दूसरा, हमें नगर में साफ सफाई का उन्नत जल प्रबंधन की व्यवस्था करनी चाहिए, यानी साफ सफाई का उन्नत व्यवस्था हम लोगों को करनी चाहिए। ठीक है, तथा जल प्रबंधन की भी व्यवस्था करनी चाहिए कि कहीं पर पानी की कमी नहीं हो, उसको हमेशा देख रेख करते रहे। ये सब चीज है। अब एक हम लोग देखते हैं, ये मान के चलिए मुख्य सड़क है ये। ठीक है, यानी वो लोग कैसे अपना घर बनाते थे। ये मुख्य सड़क है, इसको मान लीजिए ये बाईपास है, ये मेन रोड हो गया, हाईवे हो गया, मान लीजिए ये यमुना एक्सप्रेस वे हो गया पूरा का पूरा ये। ठीक है, मुख्य सड़क। तो मुख्य सड़क के बीच में ये लोग क्या करते थे, जिसे कैसे मुख्य सड़क से कोई गली निकलती है ना, कोई रोड निकलती है ना, कट वहां से निकलता है ना, तो यहाँ पर ये लोग घर बनाते थे। ये उप सड़क के बगल में घर बनाते थे। यहाँ पर ये आंगन हो गया घर का, ये छोटे छोटे ये कमरे हो गए। लेकिन जो इनका दरवाजा जो खुलता था, वो ये मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलता था, ये उप सड़क की ओर खुलता था। यानी दरवाजा यानी प्रवेश द्वार जो खुलता था इनका, उप सड़क की ओर खुलता था, न कि मेन सड़क की ओर खुलता था। तो यही है, प्रत्येक घर में शौचालय और स्नानागार यहाँ से मिला है। प्रवेश द्वार मुख्य सड़क की ओर न खुलकर उप सड़क की ओर खुलता था। यानी इन लोग का जो प्रवेश द्वार था, ये मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलता था, उप सड़क की ओर खुलता था। इसका दो कारण हो सकता है। पहला कारण ये है कि ये अपना प्राइवेसी को मेंटेन करना चाहते थे, यानी हमारा प्राइवेसी जो है मेंटेन रहे। और दूसरा कारण ये है कि वो लोग पॉल्यूशन से बचना चाहते होंगे, क्योंकि मेन सड़क के किनारे दरवाजा खोलेंगे तो हो सकता है कि धूल मिट्टी ये सब घर में आ जाएगी। इसीलिए ये लोग अपना दरवाजा मुख्य सड़क की ओर न खोलकर उप सड़क की ओर खोला करते थे। मकान में खिड़की नहीं होती थी, बट रोशनी आती थी, प्रकाश वहां पर आता था, लेकिन इन लोगों के पास खिड़की नहीं थी। लेकिन लोथल में खिड़की खुलती थी। लेकिन लोथल के अवशेष से पता चलता है कि लोथल में घर की खिड़की खुलती थी। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में देख लिए। ठीक है, और अगला हम लोग थोड़ा सा धार्मिक हड़प्पा सभ्यता के बारे में, धर्म के बारे में देख लेंगे, और उसके बाद जो इसका इम्पोर्टेंट नगर है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। और इसको एक बार अच्छे से आप लोग रिवीजन कीजिएगा। अगला क्लास कल होगी, हम लोग कल मिलते हैं। धन्यवाद।